नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं यूपी टेट से रिलेटेड। तो यहाँ पर अभी हमारे पास यूपी टेट के एग्ज़ाम्स बिल्कुल आने को हैं, बिल्कुल सर पर हैं। और यहाँ पर मेरे पास उसका सिलेबस है कि अगर बाहर से आप बुक्स ना खरीद कर इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करेंगे तो फॉर श्योर आप एग्ज़ाम में 123 मार्क्स कम से कम उससे ज़्यादा ला सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट से यूपी टेट का फर्स्ट लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो यूपी टेट का पेपर होता है वो दो पेपर्स होते हैं। पेपर वन उनके लिए होता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, पेपर वन उन टीचर्स के लिए होता है जो प्राथमिक स्तर के टीचर्स होते हैं, जो फर्स्ट टू फिफ्थ हम उन लोगों का सिलेबस आता है। तो ये जो आपके सामने सिलेबस दिखाई दे रहा है ये वो सिलेबस है जो यहाँ पर आप लोगों को आने वाला है। तो अगर हम सीडीपी की बात करें, यहाँ पर ये सीडीपी का है, इट मीन्स बाल विकास पर में आपको आएगा। तो वो आपको यहाँ पर आने वाला है, उसको आप देख सकते हैं। ये जो पेपर की आप पीडीएफ देख रहे हैं, अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझे यहाँ कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल हम थोड़ा सा सिलेबस समझ लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस में आने वाला है, जो कि आप यहाँ पर साफ देख रहे हैं। यहाँ पर जो हमारा सीडीपी में हमारा पेपर आता है वो 30 मार्क्स के लिए आप लोगों के पास आता है। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं और यही सिलेबस आप इंग्लिश में चाहते हैं तो भी आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं। चलिए हम अपना सिलेबस थोड़ा सा समझ लेते हैं। बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, तो अगर हम उसमें बात करें तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट है, इट मीन्स आप खुद सोच लीजिए, हमें 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं और 30 में से ये डिवाइडेशन होता है कम से कम 5-5 मार्क्स का सभी के साथ। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं हमें 30 मार्क्स के लिए क्या क्या तैयार करना है, जिससे हम एक क्लैरिटी के साथ पढ़ सकें। तो हम यहाँ पर फर्स्ट टू फिफ्थ के बारे में बात कर रहे हैं। और हम अगर फर्स्ट टू फिफ्थ के बारे में बात करें तो यहाँ ज़्यादातर साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं। और यूपी टेट में सी टेट के अकॉर्डिंग अपेक्षाकृत थोड़े से कम होते हैं जो साइकोलॉजिकल होते हैं, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चंस आने हैं वो रिलेट करते हैं। फर्स्ट हमारा रहेगा बाल विकास से, इट मीन्स उसका अर्थ, जो बाल विकास का अर्थ है, इट मीन्स अर्थ, आवश्यकता और क्षेत्र। बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और जितने भी टाइप के विकास की हमें एक थियोरीज मिली है, सृजनात्मक विकास और विकास के बारे में अगर हम बात करें, क्रिएटिविटी की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में हमें कम से कम 5 क्वेश्चंस यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ पर किसी बाहर शॉप से ना लेकर के अगर हम यहाँ पर बात करें सीडीपी की, अगर हम बुक ले तो हम उससे ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको बुक्स भी ज़रूर बताऊँगी कि आप किन बुक से तैयार करें जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास रहेगा वो होगा लर्निंग का मीनिंग ऑफ लर्निंग और उसके प्रिंसिपल्स को हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पर जितने भी हमारी आईक्यू से रिलेटेड थियोरीज हैं, याद ध्यान रखिए, थियोरीज सबसे इंपॉर्टेंट है थॉर्नडाइक की थियोरी, स्किनर, और यहाँ पर हम पियाजे के अगर बारे में बात करें और व्योगास्की, इन सभी की जो थियोरी है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो इंस्टेड कि आप बाहर से ये चुटकुलों की किताबें खरीदने से बेहतर आप इन्हीं से, जो बीएड में हम लोगों को लगी हुई है, उसकी बुक से आप अगर तैयारी करेंगे तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा सीखने के लिए मिल सकता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सीडीपी से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और किसी भी टाइप का आपको पीडीएफ चाहिए हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं बिल्कुल उसको तभी आप लोगों के कहने पे तैयार कर सकती हूँ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं और क्या हम लोगों को आने वाला है। शिक्षण एवं शिक्षण विधाएँ, इट मीन्स हम शिक्षण विधाएँ से हमारा यहाँ पर मीनिंग है, जो आप ये हेडिंग देख रहे हैं, उससे हमारा मीनिंग है कि हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को सिखाने के लिए जो भी हम बच्चों को सिखाते हैं उसके लिए हम कौन से, जैसे केस स्टडी का हम यूज़ करते हैं, हम काफ़ी सारा मटेरियल यूज़ करते हैं, चार्ट यूज़ करते हैं, तो इसके सिद्धांत क्या होते हैं, इसका सूत्र, इसकी प्रविधियाँ और जितने भी हम विधाओं का यूज़ करते हैं, इट मीन्स मटेरियल्स का यूज़ करते हैं हम बच्चों को सिखाने के लिए। तो यहाँ पर आपको उनके ऊपर भी 5 से 6 क्वेश्चंस हम लोगों को मिलते हैं, तो हमें इसको भी ऐसा तैयार करना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमें क्या करना है। समावेशी शिक्षा, इट मीन्स इंक्लूसिव, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इससे रिलेटेड कम से कम 5 क्वेश्चंस आप लोगों को मिलने वाले हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन से अगर हम बात करें तो उस पर हमें कौन कौन से टॉपिक्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो इससे रिलेटेड ये जो आपको दिख रहा है, इट मीन्स जो हमारे दृष्टि बाधित बच्चे हैं या फिर श्रवण बाधित, इट मीन्स दृष्टि बाधित उन्हें कहा जाता है जो देख नहीं सकते, श्रवण बाधित वो लोग कहलाए जाते हैं जिन्हें सुनने में प्रॉब्लम आती है, और अस्थिर बाधित। यहाँ पर काफ़ी सारे इससे रिलेटेड तो कम से कम 3 क्वेश्चंस आपको पक्के बनते हैं कि जो हम देखने में जिन बच्चों को सिखाना होता है, तो हम इंक्लूसिव लैंग्वेज एजुकेशन सिस्टम में हम इन बच्चों के साथ कैसे डील करें। तो यहाँ पर आप नीचे की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो इनसे रिलेटेड आप देख सकते हैं हमें यूज़ करना है कि हम कौन से उपकरण, कौन सी सामग्री और कौन सी विधियों का यूज़ करने वाले हैं, और जांचना हमें कैसे, जांचने के लिए किन टूल्स और तकनीक का जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो भी हमें बीएड में कराया गया है यहाँ पर हमें बताना है। और समावेशी शिक्षा के लिए यहाँ पर ब्रेल लिपि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो हम लोगों को यहाँ बच्चों को मतलब हमें क्वेश्चंस इसमें से आते हैं जो कि बहुत इजी नहीं होता, थोड़ी सी इसके लिए तैयारी की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कुछ संगठन के नाम हमसे पूछ लिए जाते हैं। अगर हम यूपी टेट की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा हमें 1-2 क्वेश्चंस इसमें से मिल जाता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें हमें कौन सी यूनिट आने वाली है, तो उसके ऊपर हम देखते हैं अधिगम और अध्यापन, इट मीन्स लर्निंग और टीचिंग, इन दोनों के बारे में, इन दोनों का हम एक बैलेंस कैसे रखें, तो उससे रिलेटेड भी हमें 5 से 6 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आप टॉपिक्स को देख सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे कि बच्चे किस प्रकार सोचते और सीखते हैं। इट मीन्स साइकोलॉजिकल भी हमें बताना है, बालकों का अध्ययन, कार्य नीतियाँ, क्रियाकलाप, समस्या और समाधान, बालकों का अधिगम, इट मीन्स लर्निंग, संवेदनाएं, प्रेरणा, अधिगम में योगदान देने वाले कारक वो निजी भी हो सकते हैं, पर्यावरण से रिलेटेड भी हो सकते हैं। इट मीन्स लर्निंग के ऑल ओवर एस्पेक्ट को आपको सीडीपी में कवर करना होता है। सेकंड जो हमारा रहेगा, सेकंड जो पार्ट आता है वो भी 30 नंबर का आता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में हमें तैयार क्या करना है। यहाँ पर पूरा सिलेबस है और अगर इसके अकॉर्डिंग तैयार करेंगे तो जाहिर सी बात है यूपी टेट हमारा निकलना तय है। तो हमें जो इसमें आना है वो 30 नंबर का लैंग्वेज आएगा। एक बात का आप ध्यान रखिएगा, जो इसमें लैंग्वेज फर्स्ट होती है वो सिर्फ हिंदी है, हिंदी के अलावा आप ऑप्शनल इंग्लिश नहीं ले सकते, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आप फॉर्म भरने जाते हैं 1-2 दिन में, कुछ ही दिन में निकलने वाले हैं अब ये फॉर्म, तो आप ध्यान रखिएगा कि आप जिस भी भाषा का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कैफ़े वाले काफ़ी गलत भर देते हैं, तो इसका ध्यान आप रखिएगा कि हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज हो वो हिंदी हो। तो देख लेते हैं कि हिंदी में हमें क्या क्या आने वाला है। सबसे पहले देख लेते हैं, हमें एक अनुच्छेद, इट मीन्स कॉम्प्रीहेंशन के लिए आएगा, जिसमें से हमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं, 5 क्वेश्चंस कम से कम रहते हैं जिनको हमें देखना पड़ता है। यहाँ पर वर्णमाला से, स्वर और व्यंजन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। मात्राओं की पहचान, क्योंकि ये 1st to 5th का जो फर्स्ट पेपर देने जा रहे हैं उन टीचर्स के लिए है, इसलिए थोड़ा सा ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि हम बहुत छोटे बच्चों के टीचर्स के लिए बनाया जाता है कि हम उनको ट्रेन कैसे करेंगे। तो इन चीज़ों का भी हमें पता होना चाहिए। वाक्य रचना कैसे होती है, इट मीन्स यहाँ पर आपको एक गलत सेंटेंस दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इसमें सेंटेंस को सही कीजिए। नेक्स्ट इसमें आता है सभी ध्वनियों, इट मीन्स कौन सी ध्वनि कहाँ से निकलती है, कौन सा पर्टिकुलर शब्द जैसे श होता है इसमें पूछा जाता है। अब अगर आपको इसका प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम पेपर चाहिए तो वो भी मेरे पास PDF में अवेलेबल हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं ज़रूर आपको सेंड कर दूँगी, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम लोगों को क्या करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हिंदी भाषा का जो है और क्या क्या आएगा। तो हिंदी भाषा के जो इससे रिलेटेड आने वाले हैं ये आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, इट मीन्स साउंड्स के बारे में हमसे पूछा जा सकता है कि कौन सा शब्द कहाँ से आता है। जैसे संयुक्ताक्षर है, अनुनासिक है, ये ध्वनियों से बने शब्द और उनका प्रयोग भी हम लोगों को आ सकता है। सभी प्रकार की मात्राएं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मात्राएं, क्योंकि हम 1st to 5th को पढ़ाने जा रहे हैं तो इस टाइप से हमें ये मतलब ये क्वेश्चन पेपर रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विराम चिन्ह हम लोग से पूछे जा सकते हैं, अल्पविराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, ठीक है। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं विलोम शब्द, समानार्थी, इट मीन्स एंटोनिम, सिनोनिम्स, ये चीज़ें हमसे पूछी जा सकती हैं। फिर संज्ञा और सर्वनाम, इन चीज़ों के भेद नहीं आते, सिर्फ आपसे पूछा जा सकता है कि पर्टिकुलर सेंटेंस में संज्ञा क्या है और सर्वनाम क्या है। वचन, लिंग,
प्रत्यय, उपसर्ग, लोकोंत्या, इट मीन्स प्रोवर्ब्स आपसे पूछी जा सकती हैं। संधि से क्वेश्चन आना बहुत बहुत मतलब हमेशा आता है। अगर हम देखें तो दीर्घ संधि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दीर्घ संधि से ऑलमोस्ट क्वेश्चन आता है, और विसर्ग और व्यंजन, ये 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में बहुत ज़्यादा देखी हैं। यहाँ पर दीर्घ और गुण संधि बहुत ज़्यादा बार मैंने रिपीटेड क्वेश्चंस देखे हैं इनसे रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट पे हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमें क्या आने वाला है। अगर हम देखें तो समाज से रिलेटेड हमेशा आता है, और 1-2 क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिसमें राइटर्स की रचनाएं दे दी जाती हैं। ये बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है, लेकिन आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आपको सिर्फ 1st to 5th देखना है कौन कौन से राइटर बच्चों के पास लगे हुए हैं, और आपको NCERT की बुक्स देखनी है 1st to 5th, अगर आप पेपर 1 देने जा रहे हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास कौन सा है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास आती है लैंग्वेज। ये लैंग्वेज आपकी इंग्लिश हो सकती है, या फिर आपने जो भी यहाँ पर उर्दू भी कुछ बच्चे लेते हैं और कुछ बच्चे संस्कृत लेते हैं, तो यहाँ पर आप अपनी रिलेटेड जो है लैंग्वेज को देख सकते हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इंग्लिश में क्या आने वाला है। एक तो फर्स्ट आपका अनसीन पैसेज आएगा, बिल्कुल हिंदी की तरह ही इसका रहता है। इंग्लिश का पेपर भी आपका सेंटेंस, यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपसे कुछ भी पूछ लिया जाता है, इट मीन्स इनकरेक्ट आपको सेंटेंस दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इसको करेक्ट हमें करना होता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं प्रपोजिशन, कंजक्शन, टेंसेस हमारे आ जाते हैं। आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचुएशन मार्क हमसे पूछ लिया जाता है। एक्टिव, पैसिव वॉइस और सिंगुलर एंड प्लूरल, इसके साथ हमसे जेंडर भी पूछा जा सकता है, सिंगुलर, जेंडर। और अगर जेंडर से रिलेटेड आपको यहाँ पर वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल के पे देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने उसका वीडियो बनाया हुआ है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अगर आपके पास उर्दू है तो उर्दू से रिलेटेड जो बुक है वो है भाषा सेकंड के लिए। अगर आपने उसको सिलेक्ट किया है उर्दू को, तो उसका आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि मेरी उर्दू यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वीक है तो मैं उसको पढ़ तो नहीं पाऊँगी, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा स्टेबल करके रख दिया है। ध्यान रखिएगा, आपकी लैंग्वेज इंग्लिश हो सकती है। सेकंड लैंग्वेज की मैं बात कर रही हूँ, इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत, इन तीनों में से कोई एक सेलेक्ट करनी होती है। अगर आपने उर्दू की हुई है तो कुछ इस तरीके से आएगी, क्योंकि मैं उर्दू को इतना अच्छा नहीं बोलना जानती, तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा स्क्रीन को रोक दिया है जिससे कि आप इसको पढ़ सकें। थोड़ा सा मैं धीरे ही स्क्रॉल करना चाहूँगी जिससे कि आप इसको ये देखिए। आप इंग्लिश लेते हैं, आप उर्दू लेते हैं, आप संस्कृत लेते हैं, ये सेकंड लैंग्वेज आपकी 30 नंबर की आती है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर भाषा, अगर आपने भाषा सेकंड के तौर पर संस्कृत को लिया हुआ है तो किस तरीके की आपको यहाँ पर दिए हुए हैं देख सकते हैं आप। मैंने थोड़ा सा स्क्रीन को रोक दिया है क्योंकि कुछ शब्द मुझे खुद ही टिपिकल लग रहे हैं यहाँ पर पढ़ने में, और संस्कृत मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है, तो मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ी तकलीफ़ मुझे हो रही है इस चीज़ को देखने में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर इसको रोक दिया है तो आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे, और ये पूरा हमारा संस्कृत का यहाँ तक हमारा संस्कृत का जो है सिलेबस है, तो आप उसको देख सकते हैं। इनके अलावा इससे बाहर कुछ नहीं आता। जो हमारी जितनी भी आपको मार्केट में बुक्स दिखाई देती हैं, तो मैं हमेशा उनमें देखती हूँ कि उसमें काफ़ी ज़्यादा गलत जो ऑप्शंस को मार्क किया होता है। यहाँ पर अगर आपके पास मैथ्स है, मैथ्स का ऑप्शन नहीं है, हमेशा मैथ्स आता है और हम लोगों को परेशान करता है। मैथ्स में अगर आप 1st to 5th का दे रहे हैं, फर्स्ट पेपर में हमारा जो नेक्स्ट पेपर होता है जो 30 नंबर का आना होता है वो आता है मैथ्स का पेपर। तो देखिए मैथ्स में हम लोगों को क्या क्या आने वाला है। मैथ्स में आने वाली हैं हमें संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सब हमें आना चाहिए। लघुत्तम, इट मीन्स LCM हमें निकालना आना चाहिए, जोड़, घटा, ये सब। अगर आपको ये ही पूरा सिलेबस इंग्लिश में चाहिए तो आप, अगर हो सका तो मैं इसको इसके साथ अटैच करूँगी इंग्लिश का भी, और आप जो बिल्कुल वीडियो के लास्ट में जाकर इसमें देख सकते हैं कि इसमें इंग्लिश का भी मैं रखूँगी, क्योंकि मैथ्स के इन चीज़ों को हिंदी में समझ पाना इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम लोगों को आएगा, ये आएगा मैथ्स के बाद आ जाता है आपका पर्यावरण अध्ययन। ये भी हम लोगों को 30 नंबर का आएगा। पर्यावरण अध्ययन सिर्फ 1st to 5th के स्टूडेंट्स के ऊपर जो टीचर्स जाते हैं उनको आता है, क्योंकि जो हमारी NCERT है उसमें जो हमारा 1st to 5th है उन्हीं के पास EVS होता है, और इसमें इन सब्जेक्ट्स को उन्होंने कवर किया हुआ है, और हम लोगों को भी पढ़ने में सिर्फ इन्हीं को कवर करना है जो आ जाते हैं। अगर आप
फर्स्ट टू फिफ्थ का बुक देखें तो आपको इजीली ये मिल जाएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी आपको मटेरियल चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। इसमें हमारी जो चैप्टर्स रहेंगे वो रहेंगे परिवार, भोजन, स्वास्थ्य और स्वस्थ आवास, पेड़ पौधे एवं जंतु, उससे रिलेटेड हम लोगों को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये हम आपका सिलेबस यहाँ तक रहेगा, आप इसको देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा पॉज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा देखने में यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट पेपर रहता है उसमें सबसे लास्ट जो हमारा रहता है वो रहता है ईवीएस। तो इसमें जो क्वेश्चन आने होते हैं, फर्स्ट हमारा सीडीपी आता है फर्स्ट पेपर में। आप लोगों को मैं बता देती हूँ, फर्स्ट जो हमारा आता है वो सीडीपी आता है, इट मीन चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर। सेकंड हमारी लैंग्वेज होती है हिंदी, जो 30 नंबर का ये आता है हमें। ये सब 30 नंबर के हैं, 30 नंबर का सीडीपी, 30 नंबर का हिंदी, 30 नंबर का इंग्लिश। आपको इंग्लिश का पेपर भी 30 नंबर का आएगा। फिर अगर मैं बात करूं, इसके साथ आपका मैथ्स आ जाता है 4th नंबर पे। 30 नंबर का आपको मैथ्स आएगा और 30 ही नंबर की आपको ईवीएस आएगी, जिसका सिलेबस अभी हम देखकर और उसके ऊपर हम पूरा सड़ा रहे हैं। तो 30 नंबर के हमारा ये टोटल जो हो जाता है वो 150 का हम लोगों को आना है। तो 150 नंबर हम लोगों को चाहिए इस पेपर, मतलब ये हम लोगों को मिलते हैं और हमें 150 मिनट ही मिलते हैं। इट मीन्स आपको पूरा 150 मिनट दिए जाते हैं। आपका पेपर जो 9:30 से शुरू हो जाता है और 12 बजे तक होता है। तो इसमें आपको कम से कम 1 मिनट हर क्वेश्चन के लिए दिया जाता है। लेकिन आप ये बिल्कुल मत सोचें कि ये पेपर में बहुत टाइम मिल रहा है, क्योंकि स्टेटमेंट के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, लेंथी होते हैं। तो इसमें आप बिल्कुल जल्दी जल्दी कीजिएगा। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं ज़रूर दिखाऊंगी, जिसमें बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँगी, बहुत ईजी इसका फर्स्ट पेपर का फर्स्ट टू फिफ्थ जो है इसका सिलेबस है। अगर आपको सिलेबस उसमें चाहिए पीडीएफ में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर आकर आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए सेकंड, हाँ मेरे पास जो पेपर आप देख रहे हैं वो उन टीचर्स के लिए है। इट मीन्स पेपर सेकंड है ये। मैं बात करूँ पेपर सेकंड की तो उन टीचर्स के लिए है जो 6 to 8 के लिए होंगे। इट मीन्स उच्च प्राथमिक स्तर। तो ये उन टीचर्स के लिए है। इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। आपको पहले ही क्लियर कर दूं, इसमें मैथ्स नहीं आती अगर आपके पास मैथ सब्जेक्ट नहीं है। इसमें वो सब्जेक्ट आपको चूज़ करना होता है जो आपने बीएड में एज अ सब्जेक्ट लिया है। एसएसटी वाले एसएसटी को करेंगे, साइंस साइड वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं वो साइंस को प्रेफर, अगर आपने चूज़ किया है साइंस तो यहाँ पर साइंस का पेपर देंगे। और जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपने इसमें कॉमर्स डाला है तो आप यहाँ पर एसएसटी का पेपर देंगे। तो आप इसको ध्यान से देखिए सिलेबस को। यहाँ पर देखिए फिर आपका 6 to 8 है। तो हमें यहाँ पर किस तरीके से तैयारी करनी है, हमारा जो सबसे पहले आ जाता है सीडीपी आएगा। और सीडीपी आप फिर से देखिए यहाँ पर आपका बिल्कुल 30 नंबर का आता है, जिसके अंदर हमें किस तरीके से इसमें, क्योंकि ये 6 to 8 है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 6 to 8 है, जिसमें हमें सभी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा अपर लेवल में देखना होता है। इट मीन्स उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस थोड़ा सा साइकोलॉजिकल हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता, क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, कितनी अवस्थाओं में विकास होता है। इट मीन्स डेवलपमेंट, ग्रोथ, इससे रिलेटेड जो हम बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। भाषा विकास कब होता है, बच्चा सीखता कब है, बोलना कब सीखता है, क्रिएटिविटी हमें कैसे पता चलती है और उसका विकास कैसे होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। और इसके जो कारक होते हैं, हेरिडिटी होती है, हमारा परिवार होता है, सामाजिक होती है, या फिर हमारा इन्वायरमेंट होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोगों को आते हैं। सीडीपी का कहीं ना कहीं थोड़ा भी जो आपका पेपर होता है वो बहुत समझने वाला होता है और फर्स्ट और सेकंड में ऑलमोस्ट सेम होता है। यहाँ पर हम सेकंड इसका देखते हैं, सेकंड यूनिट में। इट मीन्स ये सीडीपी ही मैं बता रही हूँ, कभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। यहाँ पर जो हमें सेकंड आएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। इसमें हमें सारी की सारी इसमें सिद्धांत पूछे जाते हैं, जो भी प्रिंसिपल इन लोगों ने दिए हैं। स्पेशली सिर्फ आपको देखना है, पैवलव का देखना है, स्किनर देखना है, थॉर्नडाइक देखना है, कॉलर, पियाजे और व्योगास्की, इन सब के सिर्फ यहाँ पर सीखने का अर्थ और इनके सिद्धांत है। इससे ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन कभी ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, थोड़ा साइकोलॉजिकल आते हैं कि पर्टिकुलर थिंग पर आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ज़रूर दिखा दूंगी, जिसमें आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा किस टाइप का पेपर आता है। जल्दी से नीचे की तरफ बढ़ते हैं कि हमें और क्या आ सकता है। तो यहाँ पर हमें
शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं से यहाँ पर मीनिंग है कि हमें किस शिक्षण प्रविधियों का उपयोग करना चाहिए, नवीन विधाएं क्या क्या हैं, और सूक्ष्म शिक्षण इट मीन्स माइक्रो और मैक्रो के बारे में यहाँ पर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं समावेशी शिक्षा। कम से कम आपको ऑलमोस्ट देखने के लिए मिलेगा सेम CDP आपका फर्स्ट पेपर में दिखाई देता है और सेम ही आपको सेकेंड में करना है। अगर आप दोनों पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, दोनों पेपर देने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको सेकंड पेपर में आपको CDP वापस से याद नहीं करना पड़ेगा, सेम ही आपको क्वेश्चन पेपर आएगा। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है लैंग्वेज। इसमें जो यूपी टेट आप भरते हैं तो लैंग्वेज आपका हिंदी ही होता है। तो यहाँ पर देखिए हमें पहले अनसीन पैसेज आता है, फिर संज्ञा से रिलेटेड या फिर उसके हमें भेद पूछ ले जाते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण। इट मीन्स आप इन शॉर्ट अगर समझें तो हमें ये 30 नंबर का आता है और इसमें हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आती है। यहाँ पर वाच्य आपको आता है। फिर हमें लोगों को हिंदी की ध्वनियों का ज्ञान होना चाहिए, हमें थोड़ा सा एंटोनिम सिनोनिम वन वर्ड्स भी याद होने चाहिए, अव्यय के भेद, अनुस्वार, र के विभिन्न रूपों का प्रयोग। यहाँ पर हमें ये आप देख सकते हैं, सिर्फ इससे ही रिलेटेड आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। इससे ज़्यादा बाहर आपको कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं, और ये सब आपका 1st to 8th की जो भी NCERT की बुक्स हैं उनसे मिल जाएगा। तो आपको बाहर से कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं। और बहुत जल्दी मैं अपने चैनल पर इस सीरीज़ को भी शुरू करने वाली हूँ, जिसमें हम यूपी टेट की पूरा सिलेबस से रिलेटेड ही क्वेश्चंस को करेंगे। और यहाँ पर देखिए मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, इट मीन्स प्रोवर्ब्स की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। क्रिया आपसे पूछी जा सकती है, संधि और अलंकार बहुत हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि हम लोगों को एग्जाम्पल देकर पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा पर्टिकुलर अलंकार है। तो इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप 1st to 8th की बुक देखेंगे, उनमें जितने क्वेश्चंस हैं सिर्फ हमें उनको सॉल्व करना है। सेकेंड हम देखते हैं यहाँ पर इंग्लिश। जो ये देखिएगा आपने भाषा कौन सी भरी हुई है। फर्स्ट लैंग्वेज जो हमारी होती है वो कंपलसरी हिंदी होती है। सिर्फ हमें जो चॉइस यहाँ पर देखने के लिए मिलती है यूपी टेट में, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ यूपी टेट की। तो यूपी टेट की जब मैं बात कर रही हूँ तो इसमें भाषा सेकंड की जो मैं बात कर रही हूँ उसमें इंग्लिश आपने ली हो सकती है, आपने संस्कृत ली हो सकती है, आपने उर्दू ली हो सकती है। तीनों के पेपर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो हमें इंग्लिश में क्या क्या आता है, फिर से अनसीन पैसेज, आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच आती है, यहाँ से यहाँ तक आपकी लगभग पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आपसे सिंगुलर प्लूरल पूछे जा सकते हैं या फिर आपसे निगेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड आप यहाँ देख सकते हैं। इतना भाग हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस का कवर करता है, अगर आप इसको आपने पहले देखा हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम लोगों को क्या आने वाला है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर सफिक्स एंड प्रीफिक्स हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। फ्रेजल वर्ब, यूज ऑफ समबडी, नोबडी एंड एनीबडी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नरेशन से अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो नरेशन का मैं यहाँ मीनिंग बता दूँ आपको। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, नरेशन को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोलते हैं। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मीनिंग है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम बता दें एक्टिव एंड पैसिव, एंटोनिम एंड सिनोनिम, यूज ऑफ होमोफोन्स एंड यूज ऑफ रिक्वेस्ट इन सेंटेंसेस। तो यहाँ पे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बारे में हमसे पूछा जाता है। यहाँ पर जब मैं अब आपका सिलेबस कवर करवाऊंगी तो आपको मैं ज़रूर बताऊंगी कि ये कैसे कैसे होते हैं, और हम सिर्फ टोटली सिलेबस लेंगे। और एक चीज़ और रह गई यहाँ पर कि हमें ये साइलेंट लेटर्स इन वर्ड्स भी पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में पर्टिकुलर वर्ड में कौन सा वर्ड जो है हम लोगों का साइलेंट है। तो आगे चलते हैं, हम भाषा सेकंड की बात करते हैं। तो अगर आपने भाषा सेकंड में इंग्लिश नहीं, आपने उर्दू लिया हुआ है, तो मैं फिर से आपसे माफ़ी चाहूँगी कि मैं इस चीज़ को उतने बेहतरीन तरीके से नहीं पढ़ पाऊँगी। लेकिन मैं स्क्रीन को यहाँ पर थोड़ा सा पोज कर दे रही हूँ, जिससे कि आप लोगों को अगर आप देख रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस सिलेबस को आप देख सकते हैं, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी सेकेंड लैंग्वेज उर्दू है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप अब यहाँ पर मैं जो ले रही हूँ, अगर आपने सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत भरा हुआ है तो संस्कृत का हमारा कुछ ऐसे होगा जिसमें थोड़ा सा वाइडली आपसे समास, लिंग, उपसर्ग, पर्यायवाची ये सब पूछे जाते हैं। तो ऑलमोस्ट हिंदी जैसा ही होता है, लेकिन ये उससे थोड़ा ज़्यादा भारी होता है। तो ये है संस्कृत का सिलेबस। यहाँ पर मैं रोक दे रही हूँ थोड़ा सा स्क्रीन को, जिससे कि आप क्लियरली देख सकें। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये यहाँ तक हमारा संस्कृत का सिलेबस है।
अब जो इम्पोर्टेंट मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, ये बिल्कुल आपका जो चल रहा है, मैं धीरे धीरे यहाँ पर थोड़ा सा रोक के चलूँगी, क्योंकि यहाँ पर ये आपका आ जाता है, यहाँ पर ये पूरा संस्कृत का पेपर है। और ये जो मैंने सिलेबस उठाया है, ये यूपी टेट की ऑफिशियल साइट से उठाया हुआ है, तो इसमें कोई भी आप लोगों को डाउट की ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों को कोई भी डाउट हो। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये इतना है, यहाँ तक आप लोगों को संस्कृत में पूछा जाएगा, जिसमें सर्वनाम, विशेषण, धातु, ये सब आप लोगों से पूछी जा सकती है अगर आपके पास सेकंड लैंग्वेज संस्कृत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सेकंड जो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, ये वाला जो पेपर मैं बताने जा रही हूँ, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका जो सब्जेक्ट रहा है बीएड में, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो साइंस के स्टूडेंट्स हों या फिर उन्होंने गणित भरा हो, तो साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है ये। आप खुद देखिएगा अपने पेपर में सेकंड यहाँ पर क्या भरा हुआ है, और इसकी तैयारी हम लोगों को सबसे ज़्यादा करनी होती है। ये 60 नंबर का आता है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। या फिर तो जो आर्ट साइड के स्टूडेंट्स हैं, ये साइंस साइड के स्टूडेंट्स के लिए है, मैं पहले ही यहाँ पर बता दे रही हूँ, ये साइंस साइड के स्टूडेंट्स के लिए है। और जो आर्ट साइड के स्टूडेंट्स होते हैं वो एसएसटी प्रेफर करते हैं। आर्ट साइड कुछ कॉमर्स के बच्चे भी होते हैं, कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चे अक्सर एसएसटी भरते हैं, और ये साइंस साइड के स्टूडेंट्स के लिए है। लेकिन अगर आपने ये यहाँ पर साइंस भरा हुआ है, तो यहाँ पर गणित और साइंस दोनों का ही सिलेबस आ रहा है, इस चीज़ को आप देख सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्क्रीन को रोक दिया है, जिसमें अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप क्लियरली समझ रहे होंगे कि आप लोगों से क्या क्या पूछा जाएगा। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप 1st to 8th NCERT की बुक्स को बिल्कुल सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, और आपके मैक्सिमम मार्क्स, क्योंकि मिलने की पूरी संभावना होती है, तो यहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा स्क्रीन को रोक दिया है और आप भी इसको पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपसे इतना पूछा जाएगा: वाणिज्य की गणित, बैंकिंग, सांख्यिकी और संभावना, क्रांतीय तल, क्षेत्र मिति, घातांक, ये सब इट मीन मेंसुरेशन वगैरह आप लोगों से पूछी जाएंगी अगर आपने साइंस और या मैथ ये ऑप्शनल सब्जेक्ट में लिया है। तो आप लोगों को यहाँ पर इसका जो उद्देश्य होता है किसी भी टीचर से पूछने का, तो ये होता है कि आपका जो IQ लेवल है उसमें ये बताना कि बच्चे से हमें लोगों को क्या पूछना है। इसका लेवल थोड़ा सा हाई होता है यहाँ पर, लेकिन आपसे पूछा सिर्फ उतना ही जाएगा 1st to 8th की बुक्स में जितना है, जितना आप लोगों को वहाँ पढ़ाने जाना है। तो अगर आप किसी भी बाहर की किताबों से लेने से बेहतर है आप NCERT की 1st to 8th की बुक्स आप देख सकते हैं गूगल पर जाकर। और ये सिलेबस उनके लिए जो अभी स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा है, अगर आपने साइंस लिया हुआ है तो जो ऊपर था, मैं फिर से आपको दिखा दे रही हूँ, जो ऊपर था वो उनके लिए था जिनके पास मैथ्स था। यहाँ से ये मैथ का हो जाता है स्टार्ट। ये आपको पूरा 60 नंबर का आने वाला है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ये यहाँ से हम लोगों को जो दिखाई देता है वो सारा का सारा हमारा मैथ है, और यहाँ पर हमारा जो शुरू हो जाता है वो है विज्ञान। ये हम लोगों को 60 नंबर का आएगा, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करके जानी है। दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज, महत्व मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये सब आपको आने शुरू हो जाएंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा पॉज किया हुआ है, एंड नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ तक हम लोगों का जो है ये। यहाँ पर आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा रहेगा वो सारा का सारा ये हमारा विज्ञान का पेपर है। नेक्स्ट हम यहाँ पर जो हमारे पास एक सब्जेक्ट मैटर है वो है SST का, क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं होता हम लोगों को तैयारी क्या करनी है, इसलिए हमें यूपी टेट जैसे एग्ज़ाम्स में हमें फेलियर का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप इन टॉपिक्स को सिर्फ समझ लेंगे, इन टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको बहुत 60 में से कम 45 प्लस आपको मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम रेशियो की बात करें तो SST में काफ़ी कम जो स्टूडेंट्स हैं वो पास हो पाते हैं। उसका जो मेन रीज़न है वो यही है, हम लोगों को ये नहीं पता होता कि हम लोगों को पढ़ना क्या है। चलिए यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को स्टार्ट कैसे करना है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, हम इतिहास में हमें क्या जानना है। इतिहास जानने के स्रोत यहाँ पर जो हमारा पाषाणकालीन जो भी हमारी
संस्कृति थी उससे रिलेटेड जितना भी हमारा आएगा, वैदिक संस्कृति तक हम लोगों को पढ़ना है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत कैसा था, भारत के प्रारंभिक राज्य कैसे थे, भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना, और यहाँ पर मौर्यकालीन, इट मीन्स हम पैलियोलिथिक, यहाँ पर जो हमारा ये है ये पैलियोलिथिक है। अगर आप इसको हिंदी में नहीं समझ पा रहे हैं और आपका मीडियम इंग्लिश है तो मैं आपको पहले ही बता दूं, पैलियोलिथिक आपका रहेगा, फिर मिडिल एज आपका रहेगा, फिर आपकी वैदिक एज आ जाती है, फिर आपका 6th सेंचुरी के बारे में, एंड इंडिया जो भी है, इंडिया के प्रारंभिक राज्य, इट मीन्स बिगनिंग के बारे में हम आपको देखना है। आप एनसीईआरटी के बुक्स में अगर देखेंगे तो ये सब हम लोगों को मिल जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर इस्लाम का भारत में आगमन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, मुगल साम्राज्य, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। ये आएगा हमारा इतिहास में, तो सिर्फ हमें अपना इतिहास यहाँ तक करना है। ये हमारा मॉडर्न इंडिया तक आ गया, क्योंकि स्वतंत्र भारत तक अगर हम बात करें, मॉडर्न इंडिया नहीं कहूँगी, 1947 तक का हमें जो है 8th क्लास तक मिल जाता है। अगर आप सुपर टेट की भी इसके साथ तैयारी कर रहे हैं तो आप 10th तक का एनसीईआरटी उठा लीजिए, उसमें आपका एग्ज़ाम बिल्कुल क्लियर होने की पूरी संभावना है। फिर हम बात करते हैं नागरिक शास्त्र की। नागरिक शास्त्र अगर मैं आपको बता दूं, अब हम इसको पॉलिटी के नाम से जानते हैं। नागरिक शास्त्र इट मीन्स सिविक्स के नाम से नहीं जानते। आप इस चीज़ को बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए कि अब हम इसको सिविक्स नहीं पॉलिटी के नाम से जानते हैं। तो पॉलिटी में हमें क्या आने वाला है, हम और हमारा राज्य और हमारा जो ग्रामीण नगर का समाज का रहन सहन है वो, नगरीय प्रशासन, जिला प्रशासन, हमारा संविधान, यातायात सुरक्षा, और इनसे रिलेटेड हमें कभी कभी जो आर्टिकल्स हैं उनको भी पूछ लिया जाता है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी, मेरी नेक्स्ट वीडियो यूपी टेट पर ही मैं बनाने वाली हूँ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमें ज्योग्राफी में क्या आने वाला है। ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ये हमारा सिलेबस आ गया ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी में जो हमें पढ़ना है वो हमें बहुत इंटरेस्टिंगली हमें से पूछा गया है। सौरमंडल, हमारे यूनिवर्स से रिलेटेड, या फिर मानचित्रण की अगर हम बात करें, पृथ्वी की संरचना, प्रमुख स्थल, और हम विश्व में भारत की जो भी हमारी मृदा, भारत का जो स्थान है उसका भौतिक स्वरूप है, मृदा है, वनस्पति है, जिस तरीके से हम जाने जाते हैं उन सब के बारे में यहाँ पर हमसे पूछा जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं इसमें बताऊँ तो यहाँ पर वायुमंडल और जलमंडल है, जिससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। वैसे तो यहाँ पर पूरी यूनिट पूछी जाती है, और अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो यहाँ पर मार्क्स की मैं बता दूं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो आपके हिस्ट्री से होते हैं। देन आपके ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 10 अगर मैं बता दूं तो यहाँ पर 5 to 8 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से होते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें भूगोल से कितने आते हैं, तो कम से कम 10 जो हमारे होते हैं, 10 जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे भूगोल से आ जाते हैं। इसमें कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन जो होते हैं हमारे पर्यावरण से भी रिलेट कर जाते हैं, जिसमें मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने इसको थोड़ा सा पॉज कर दिया है, जिसमें इससे बहुत कम, आप कम से कम 5 का तो कम से कम पकड़ के चलिए कि 5 क्वेश्चंस इसमें हम लोगों को आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें इससे भी रिलेटेड, ये कहीं ना कहीं ईवीएस से रिलेट करता है, और ईवीएस जब आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। लेकिन टॉपिक्स आपको यही रखने हैं, ज़्यादा टॉपिक्स को वाइड नहीं पढ़ना है। अगर आपके पास फर्स्ट पेपर नहीं है और सिर्फ आप सेकेंड पेपर को देने जा रहे हो, यहाँ पर देखिए कुछ इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि गृह विज्ञान, एक्चुअल में ये गृह विज्ञान नहीं है, एक्चुअल में ये है थोड़ा एसएसटी ही, जिसमें हमसे सिर्फ स्वास्थ्य और स्वच्छता और इससे कुछ रोग जो रिलेटेड होते हैं उनसे पूछा जाता है। प्रदूषण से का पूछा जा सकता है, और इसमें 1 या 2 नंबर आपका इससे भी रिलेट करता है। इससे ज़्यादा मुझे क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं, जो भी मैंने आपके PYQ या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं। यहाँ पर संगीत से रिलेटेड जो शारीरिक शिक्षा है, इससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, और संगीत से रिलेटेड जो होते हैं हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो हमारे पास संगीत से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ये कम से कम 2 क्वेश्चंस तो पक्के होते हैं जो आपके स्वर ज्ञान से रिलेटेड आते हैं, कि इसमें तीव्र मध्यम वाले राग कौन है, वंदना गीत कौन से हैं। तो यहाँ पर अगर आप बुक को ढूंढ रहे हैं कि हमें कौन सी बुक लेनी है, तो आपके लिए एनसीईआरटी की बुक्स हैं, आप उसमें से पढ़ सकते हैं।
लेकिन टॉपिक्स इन्हीं को रखिएगा, इससे रिलेट बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। हम यूनिट वाइज देख रहे हैं यहाँ पर हमें कौन कौन से टॉपिक लेने हैं। फिर हमें जो नेक्स्ट मिलता है उद्यान विज्ञान एवं फल संरक्षण, इससे रिलेटेड अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो मिट्टी मृदा गठन, इससे रिलेटेड ये आपका सारा ज्योग्राफी में हम लोगों को मिल जाता है एनसीईआरटी की बुक्स में। फसल चक्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। और बाग से रिलेटेड जो भी हमारे पास क्वेश्चन है, तो यहाँ तक आपका सिलेबस था। इससे रिलेटेड आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आपको बहुत जल्दी यहाँ पर यूपी टेट की तैयारी के लिए हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करने वाले हैं। तो इंग्लिश और एसएसटी मेरे लिए प्रायोरिटी रहेगी। अगर आप उससे रिलेट करते हैं तो आप प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।